Dear students, good morning, very good morning. आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं और ये जो चैप्टर है ये पूर्व में जो हम चैप्टर अध्ययन कर चुके हैं इंडिफरेंस कारो एनालिसिस उसी का एक्सटेंशन मात्र है। पहली जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था वो दोनों ही स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट ईयर और बीए पार्ट सेकंड दोनों के लिए यूजफुल था, जिसमें हमने विशेष तौर से इंडिफरेंस एनालिसिस ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। उसमें इंडिफरेंस कारो अप्रोच, इंडिफरेंस कारो क्या होते हैं, उदासीनता वक्र क्या होते हैं, किसे कहते हैं, उदासीनता मानचित्र, एक्स वस्तु वाई वस्तु के संदर्भ में, क्रमवाचक दृष्टिकोण, उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में पढ़ा था। ये भी पढ़ा था कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है और इसीलिए इंडिफरेंस का मूल बिंदु के कॉन्वेक्स होते हैं। इंडिफरेंस का मूल बिंदु के कॉन्वेक्स क्यों होते हैं? क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। और प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई क्यों होती है? क्योंकि किसी भी आवश्यकता को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है और जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ती जाती है उससे प्राप्त होने वाली यूटिलिटी घटती जाती है, क्योंकि आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है। इसी के साथ साथ हमने पूर्व में इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज हैं या विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया था। साथ ही साथ इंडिफरेंस कर्व के द्वारा किस प्रकार हम उपभोक्ता के साम्य की बात करते हैं, संतुलन को निकालते हैं, अर्थात उपभोक्ता रेशनल बिहेव करते हुए किस प्रकार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, कहाँ साम्य की स्थिति में होता है। बजट रेखा और इंडिफरेंस मैप के साथ हमने उसका भी अध्ययन कर लिया था। बजट रेखा में परिवर्तन कैसे होते हैं वो भी हमने पूर्व की जो स्लाइड्स हैं उसमें हमने इसका अध्ययन कर लिया था। अब हम विशेष तौर से जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे कि यदि जो प्रमुख इंडिफरेंस कर्व को प्रभावित करने वाले या इंडिफरेंस कर्व को जो डिटरमिन करते हैं इनकम प्राइस, ये दोनों चीज में यदि परिवर्तन हो जाए तो उपभोक्ता के सामने में क्या परिवर्तन होगा इसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम प्राइस इफेक्ट या कीमत प्रभाव, इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या प्रतिस्थापन प्रभाव और साथ ही साथ कीमत प्रभाव किस प्रकार से प्रतिस्थापन प्रभाव और इनकम प्रभाव का योग होता है उसका अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सर्वप्रथम हम बात करते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट आय प्रभाव। आय प्रभाव किसे कहते हैं? यदि वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की रुचियां टेस्ट में कोई परिवर्तन ना हो, केवल उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उपभोक्ता की वस्तुओं के संदर्भ में जो क्रय मात्रा है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है उसे हम आय प्रभाव कहते हैं। अर्थात केवल आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता के वस्तु के संदर्भ में क्रय मात्रा में जो परिवर्तन होते हैं, जो प्रभाव होता है उसे हम आय प्रभाव कहते हैं। इस रेखा चित्र में देखा जा सकता है कि प्रारंभ में उपभोक्ता की दी हुई आय पर प्राइस लाइन या कीमत रेखा L1 है और उपभोक्ता
IC1 के बी बिंदु पर संतुलन में है। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो प्राइस लाइन बढ़कर या राइट साइड में शिफ्ट होकर L2 हो जाती है और नया संतुलन C बिंदु पर आ जाता है। इसी प्रकार यदि आय में कमी होती है तो नया संतुलन A बिंदु पर आ जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आय बढ़ती जाती है संतुलन बिंदु A बिंदु से B बिंदु और A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु पर पहुंच जाता है। यदि हम इनको मिला दें ABC को तो एक हमें वक्र प्राप्त होता है जिसे हम इनकम कंजप्शन कर्व ICC या आय उपभोग वक्र कहते हैं। आय प्रभाव सामान्यतः धनात्मक होता है, अर्थात यदि अन्य वस्तुओं की कीमतें समान रहें, संबंधित वस्तुओं की कीमतें समान रहें, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो जो वस्तुएं हैं दोनों ही वस्तुओं के संदर्भ में दोनों वस्तुओं की क्रय मात्रा या उपभोग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। लेकिन कभी कभी आय प्रभाव नेगेटिव भी होता है, खासतौर से इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स के संदर्भ में ICC पीछे को मुड़ता हुआ होता है। प्रस्तुत रेखा चित्र में हम देख सकते हैं, इसमें ये ICC पीछे की तरफ मुड़ता हुआ है, अर्थात जो आय में वृद्धि होती जाती है, एक्स अक्ष पर जो वस्तु है एप्पल या एक्स वस्तु जो है वो कम होती जाती है, उसकी मांग मात्रा कम होती जाती है, अर्थात एक्स वस्तु या एप्पल जो है इस डायग्राम में हमारी इंफीरियर गुड्स है या गिफिन गुड्स है। अर्थात ये बात हमें ध्यान रखनी है कि इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स दोनों वस्तुओं का आय प्रभाव नेगेटिव होता है और इनका ICC पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव हमें बताता है कि यदि कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन हो, रिलेटिव प्राइस चेंजेज हो, जबकि रियल इनकम वास्तविक आय में कोई परिवर्तन ना हो, तो उपभोक्ता की परचेजिंग या वस्तु की क्रय मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, वस्तु की मांग मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। अर्थात इसको हम डेफिनेशन में कह सकते हैं कि आय प्रभाव केवल हमें आय में परिवर्तन होने पर वस्तु की क्रय मात्रा को प्रदर्शित करता है, जबकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव, कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की वस्तुओं की क्रय मात्रा में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। रिलेटिव प्राइस चेंज का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है। उस वास्तविक आय की वृद्धि को कम करते हुए हम ये देखते हैं कि केवल कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन दे। सपोज किसी उपभोक्ता की जो एक्स वस्तु और वाई वस्तु का क्रय कर रहा है, एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाती है। एक्स वस्तु की कीमत कम होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है। यदि हम उपभोक्ता से वह वास्तविक आय जिसकी वृद्धि हुई है वापस ले लें और केवल ये देखें कि अब वह किस प्रकार से वस्तु एक्स और वस्तु वाई को क्रय कर रहा है, अर्थात कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन के फलस्वरूप क्योंकि एक्स वस्तु वाई की तुलना में सस्ती हो गई है, वह वाई की मात्रा अधिक खरीदेगा, एक्स की मात्रा अधिक खरीदेगा और वाई की मात्रा कम खरीदेगा। अर्थात केवल कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन के फलस्वरूप हम वस्तु की क्रय मात्रा पर प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। ये विशेष तौर से जो हम वास्तविक आय में परिवर्तन करते हैं वो दो मेथड से करते हैं। पहला मेथड है स्लस्की मेथड और दूसरा है जे.आर. हिक्स ने बताया था हिक्स मेजर्स। स्लस्की मेथड में यदि हम बात करें, स्लस्की मेथड्स में लागत अंतर के बराबर, अर्थात उपभोक्ता की रियल इनकम में वास्तविक आय में उतनी कमी की जाती है जिससे कि उपभोक्ता चाहे तो पहले वाले संयोग को जो कि वह कीमत में परिवर्तन से पूर्व क्रय कर रहा था उसको क्रय कर सके। वस्तु की कीमत में कमी होती है
वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी वास्तविक आय में वृद्धि होती है। उस वास्तविक आय में वृद्धि को ट्रेस्की मेथड के अनुसार लागत अंतर के बराबर हम कम कर देते हैं, जिससे कि उपभोक्ता ऐसी स्थिति में आ जाता है जिससे कि यदि वो चाहे तो पहले वाले संयोग को क्रय कर सकता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, सपोज पहले प्राइस लाइन ए बी है और उपभोक्ता IC1 के डी बिंदु पर संतुलन में है। इस डी बिंदु पर उपभोक्ता वस्तु एप्पल की OM इकाई और ऑरेंज की ON इकाई को क्रय कर रहा है। अब यदि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो, ऑरेंज की कीमतों में कोई परिवर्तन ना हो, एप्पल की कीमत कम हो जाती है, तो प्राइस लाइन शिफ्ट होकर AC हो जाती है। इस AC पर उपभोक्ता का नया संतुलन IC2 के E बिंदु पर है। ये कीमत प्रभाव के कारण उपभोक्ता यहाँ पर आया है। आगे हम कीमत प्रभाव का अध्ययन करेंगे अभी, लेकिन क्योंकि हमें प्रतिस्थापन प्रभाव निकालना है, इस कीमत में कमी के कारण, एप्पल की कीमत में कमी के कारण उपभोक्ता की रियल इनकम, वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है। उस वास्तविक आय को उपभोक्ता से यदि हम वापस ले लें सल्स्की मेथड के अनुसार, कितनी आय वापस ले लें? लागत अंतर के बराबर, अर्थात उपभोक्ता को ऐसी स्थिति में छोड़ दें जिससे कि वह चाहे तो पहले वाले कॉम्बिनेशन को क्रय कर सके। अर्थात हम GH, एक ऐसी लाइन, प्राइस लाइन GH खींचते हैं जो AC के समानांतर है, अर्थात AC की कीमत स्थितियों को प्रदर्शित कर रही है जबकि उसकी आय हमने इतनी कम कर दी है, अर्थात ये GH पूर्व संयोग D से गुजर रही है। यदि हम लागत अंतर की माप की बात करें तो वस्तु एप्पल के रूप में ये HC के बराबर है और वस्तु ऑरेंज के में AG के बराबर है। ये लागत अंतर को प्रदर्शित कर रही है। चूंकि उपभोक्ता अब प्राइस लाइन GH का सामना कर रहा है तो नया संतुलन उसका IC3 के F बिंदु पर होगा, अर्थात सल्स्की मेथड में जो नया संतुलन होता है वो अपेक्षाकृत दाईं ओर के या ऊंची उदासीनता वक्र पर होता है। उपभोक्ता अब वस्तु एप्पल या वस्तु X की मात्रा OQ और वस्तु ऑरेंज की मात्रा OP क्रय कर रहा है, अर्थात वस्तु जो एप्पल हमने लिया है X पर उसकी मात्रा OM से बढ़कर OQ हो गई है, अर्थात MQ मात्रा में वृद्धि हुई है। यही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है या प्रतिस्थापन प्रभाव है, अर्थात उपभोक्ता का बिंदु D से बिंदु F तक का चलन प्रतिस्थापन प्रभाव को प्रदर्शित करता है, क्योंकि एप्पल अब ऑरेंज की तुलना में सस्ते हो गए हैं, जिसके कारण एप्पल की मात्रा MQ के बराबर बढ़ जाती है और ऑरेंज की मात्रा NP के बराबर कम हो जाती है। सल्स्की मेथड में विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी है वो यही है कि जो लागत अंतर को हम मापते हैं और प्रतिस्थापन प्रभाव को नापते हैं वो अपेक्षाकृत दाईं ओर के या ऊंचे उदासीनता वक्र पर मापते हैं, जिससे संतुष्टि का स्तर बढ़ जाता है। तो ये सल्स्की मेथड हुआ जो कि प्रतिस्थापन प्रभाव को प्रदर्शित करता है। हिक्स मेथड, हिक्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में वस्तु की कीमत में कमी के कारण जो वास्तविक आय में वृद्धि होती है उसे हम आय में क्षतिपूरक परिवर्तन, कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम के द्वारा समाप्त करते हैं, अर्थात उपभोक्ता से हम इतनी आय वापस ले लेते हैं जिससे कि उपभोक्ता के संतुष्टि के स्तर में कोई परिवर्तन न हो। यहाँ पर बात ध्यान रखने वाली फिर हम बात करते हैं कि हिक्स जो बात करते हैं वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, संतुष्टि स्तर की बात करते हैं, जबकि सल्स्की की धारणा में वास्तविक आय की धारणा जो है वो उपभोक्ता की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर से जुड़ी हुई है। हिक्स मेथड्स या हिक्स मेथड को हम किस प्रकार GRX प्रतिस्थापन प्रभाव को मापते हैं इस रेखा चित्र के द्वारा देख सकते हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र में सर्वप्रथम प्राइस लाइन AB है जो उपभोक्ता की आय और जो ऑरेंज और एप्पल वस्तु दी गई है उनकी कीमत को प्रदर्शित करती है। उपभोक्ता IC1 के D बिंदु पर संतुलन में है और वह यहाँ पर एप्पल की OM मात्रा और ऑरेंज की ON मात्रा का क्रय कर रहा है। अब
यदि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता के टेस्ट या रुचियों में कोई परिवर्तन ना हो, केवल एप्पल की कीमत कम हो जाए, जिसके कारण प्राइस लाइन शिफ्ट होकर AC हो जाती है। अब नया संतुलन D की बजाय E बिंदु पर होता है, जो ऊंचे उदासीन तबक IC2 पर है। यहाँ से यहाँ तक का चलन प्राइस इफेक्ट है, कीमत प्रभाव है। अभी हम इसके बाद इसका अध्ययन करेंगे। अब हमें निकालना है प्रतिस्थापन प्रभाव, क्योंकि हिक्स कहते हैं कि कीमत में कमी के कारण जो वास्तविक आय में वृद्धि हुई है, उसे हम कीमत में या आय में क्षतिपूरक परिवर्तन के द्वारा समाप्त कर देते हैं। अर्थात हम उपभोक्ता से इतनी आय वापस ले लेते हैं जिससे कि उपभोक्ता पूर्व के उदासीनता वक्र पर ही कहीं रहे, अर्थात उसके संतुष्टि के स्तर में कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर, यूटिलिटी का स्तर समान रहता है। अर्थात हम IC1 के समानांतर GH एक प्राइस लाइन खींचते हैं जो IC1 को F बिंदु पर स्पर्श करती है। अब जो प्राइस लाइन GH है वो नई कीमत स्थितियों का सामना कर रही है और हमने आय में क्षतिपूरक परिवर्तन कर दिया है। आय में क्षतिपूरक परिवर्तन एप्पल के रूप में HC के बराबर है, CH के बराबर है, इतनी कमी हुई है, और ऑरेंज के रूप में AG के बराबर है, इतनी हमने आय में कमी की है। यही आय में क्षतिपूरक परिवर्तन है, अर्थात वास्तविक आय में जो वृद्धि हुई थी उसको हमने इस लाइन के द्वारा कम कर दिया है। अब उपभोक्ता AC द्वारा प्रदर्शित कीमतों का सामना कर रहा है, बड़ी कीमतों का सामना कर रहा है। उपभोक्ता IC1 के F बिंदु पर संतुलन में है, अर्थात अब वह वस्तु एप्पल की OQ मात्रा और ऑरेंज की OP मात्रा का क्रय कर रहा है। हम देखते हैं कि चूंकि कीमत कमी से आय में जो परिवर्तन हुआ था, वास्तविक आय में जो परिवर्तन हुआ था, उसमें हमने हिक्स मेथड के अनुसार आय में क्षतिपूरक परिवर्तन द्वारा समाप्त कर दिया है, उसको वापस ले लिया है। केवल उपभोक्ता X और Y या एप्पल और ऑरेंजेज की कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग मात्रा या क्रय मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि अब एप्पल्स रिलेटिवली चीप हो गए हैं, सस्ते हो गए हैं, अर्थात उपभोक्ता MQ के बराबर अधिक मात्रा खरीदता है और ऑरेंज की NP के बराबर कम मात्रा खरीदता है। यह MQ जो बढ़ी हुई मात्रा है, यही प्रतिस्थापन प्रभाव को प्रदर्शित करता है, अर्थात उपभोक्ता बिंदु D से बिंदु F तक का चलन, बिंदु D से बिंदु F तक का चलन प्रतिस्थापन प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट से पहले थोड़ा सा मैं बताऊं कि जब वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है तो प्राइस लाइन किस प्रकार से शिफ्ट होती है। आप देखें, ये प्रारंभ में इस रेखा चित्र में यदि हम बात करें, देखें तो ये प्रारंभ में कोई उपभोक्ता की आय और वस्तु ऑरेंज और एप्पल की कीमत दी हुई है, L1 प्राइस लाइन है। यदि एप्पल्स की कीमत में वृद्धि हो जाती है, 12 रुपये हो जाती है, तो ये प्राइस लाइन L3 पर आ जाती है। यदि एप्पल की कीमत कम हो जाती है तो प्राइस लाइन दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है और L2 हो जाती है। एक बात ध्यान रखें, हमेशा हमें ये याद रखना है, हमेशा अपने जहन में रखना है कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो कीमत रेखा के ढाल में परिवर्तन हो जाता है। दोबारा हम ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो कीमत रेखा के ढाल में परिवर्तन हो जाता है, जबकि आय में परिवर्तन होने पर ढाल में परिवर्तन नहीं होता है। कीमत रेखा पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। कीमत प्रभाव प्राइस इफेक्ट। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में क्या परिवर्तन होते हैं, उसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं। जो कंजप्शन की गुड्स हैं उसमें से
किसी एक की कीमत कम हो जाए, दूसरे की कीमत स्थिर रहे, उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, तो सस्ती हुई जो वस्तु है उसकी मांग मात्रा पर, उसकी क्रय मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं, प्राइस इफेक्ट कहते हैं। आप देखें, ये प्राइस लाइन प्रारंभ में ए प्राइस लाइन, ये ग्रीन रंग की प्राइस लाइन है, आईसी के ए बिंदु पर सामने है, कीमत कम होती है एप्पल की, प्राइस लाइन ये हो जाती है पिंक कलर की, नया संतुलन बी बिंदु पर, कीमत और कम हो जाती है, प्राइस लाइन ब्लू कलर की हो जाती है, नया संतुलन सी बिंदु पर है जहां डिफरेंस कार प्राइस लाइन को स्पर्श करता है। ये ए बी सी, यदि हम तीनों बिंदुओं को मिला दें तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है जिसे हम पीसीसी, प्राइस कंजप्शन कर्व या कीमत उपभोग वक्र के नाम से जानते हैं। कीमत उपभोग वक्र हमें बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में कमी जो होती जाती है तो किस प्रकार से पीसीसी बनता है या उसकी मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं और बता दूं, ये जो पीसीसी है ये ऊपर को बढ़ता हुआ होता है, पीसीसी नीचे को घटता हुआ भी हो सकता है, इस तरह से डाउन स्लोप भी हो सकता है। इसमें दोनों वस्तुओं की मात्रा लगभग बढ़ रही है। कभी कभी पीसीसी इस प्रकार का भी हो सकता है कि जिसमें एक वस्तु की मात्रा कम होती है, दूसरे वस्तु की मात्रा बढ़ सकती है। पीसीसी ऊपर को बढ़ता हुआ भी हो सकता है जिसमें दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ सकती है। पीसीसी एक्स अक्ष के समानांतर भी हो सकता है जिसमें एक वस्तु की मात्रा स्थिर रहती है, ऑरेंज की मात्रा स्थिर रहेगी और एप्पल की मात्रा बढ़ती जाएगी। पीसीसी सामान्य तौर पर पीछे को मुड़ता हुआ भी हो सकता है, ज़्यादातर जो गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा होता है, जिसमें जो वस्तु की बहुत ही गिफिन वस्तु होती हैं, बहुत हीन वस्तुएं होती हैं, कीमत के कम होने पर उनकी मांग मात्रा बढ़ने के स्थान पर कम हो जाती है। तो गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में पीसीसी पीछे को मुड़ता हुआ होता है। लेकिन सामान्यतः यदि हम बात करें तो कभी भी सामान्य ऐसा देखा जाता है या वास्तविक बाजार में, वास्तविक मार्केट में उपभोक्ता जो सामना करता है वो करता है कि प्राइस कंजप्शन कर्व या कीमत उपभोग वक्र अपनी पूरी लंबाई में ना तो गिरता हुआ होता है ना ऊपर को चढ़ता हुआ होता है। प्रारंभिक कीमतों में जब कीमत उच्च स्तर पर होती है तो ये नीचे को गिरता हुआ होता है, कुछ कीमत स्तर पर ये स्थिर होता है, फिर ये ऊपर को बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और फिर पीछे को मुड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो सामान्यतः कीमत उपभोग वक्र जो है वो लगभग ऐसे बढ़ता हुआ होता है, पहले घटता है, फिर स्थिर होता है और फिर बढ़ता है। डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे, प्राइस इफेक्ट्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, अर्थात प्राइस इफेक्ट जो अभी हम पढ़ रहे थे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्रतिस्थापन प्रभाव और इनकम प्रभाव, दोनों प्रभाव से मिलकर बनता है। इसमें भी हम दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि स्लस्की का मेथड पढ़ चुके हैं, हिक्सियन मेथड भी पढ़ चुके हैं, तो कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में विभक्त करने के लिए हम केवल जो मेथड इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे वो हिक्सियन मेथड जो है उसके आधार पर करेंगे। आप देखें, ये स्लस्की का अप्रोच है, वही लागत अंतर के बराबर, और ये हिक्सियन अप्रोच है। आप इसमें देखें, प्रारंभ में प्राइस लाइन ए बी संतुलन डी बिंदु पर, एप्पल्स की कीमत कम हुई, प्राइस लाइन शिफ्ट होकर ए सी नया संतुलन ई बिंदु पर, अर्थात बिंदु डी से बिंदु ई तक का चलन। यदि हम इसको ऐसे मिला दें, दैट्स पीसीसी, प्राइस कंजप्शन कर्व, डी बिंदु से ई बिंदु तक का चलन प्रतिस्थापन प्रभाव। अब डी बिंदु से ई बिंदु तक का चलन कीमत प्रभाव। अब हम जानते हैं कि कीमत प्रभाव में दो प्रभाव होते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव। अब हम इसमें विभक्त करना है कि कितना प्रतिस्थापन प्रभाव है और कितना आय प्रभाव है, क्योंकि हम हिक्सियन अप्रोच या हिक्स के मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात हम प्रतिस्थापन प्रभाव जानने के लिए आय में क्षतिपूरक परिवर्तन करते हैं और GH एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो प्राइस लाइन AC जो नई कीमत स्थितियों को बताती है उसके समानांतर है, और घटी हुई आय जो
आय में क्षतिपूर्व परिवर्तन द्वारा CH के बराबर कम कर दिया गया है। नया संतुलन IC1 के F बिंदु पर है, अर्थात बिंदु D से बिंदु F तक का चलन प्रतिस्थापन प्रभाव और बिंदु F से बिंदु E तक का चलन आय प्रभाव है। यदि हम देखें कीमत प्रभाव के कारण वस्तु की मात्रा OM से बढ़कर OP हो गई है, अर्थात कीमत प्रभाव के कारण वस्तु की मात्रा में MP कितनी मात्रा बढ़ी है, इतनी मात्रा की वृद्धि हुई है। अब इसमें हम देखते हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण कितनी वृद्धि हुई है और आय प्रभाव के कारण कितनी वृद्धि हुई है। अभी जैसे हमने देखा कि बिंदु D से बिंदु F तक का चलन प्रतिस्थापन प्रभाव और बिंदु F से बिंदु E तक का जो मूवमेंट है, उपभोक्ता यहाँ से जब यहाँ आता है तो वो आय प्रभाव है, अर्थात MP जो कुल कीमत प्रभाव है उसमें MN F बिंदु के नीचे MN प्रतिस्थापन प्रभाव और NP आय प्रभाव। सामान्य वस्तु के संदर्भ में आय प्रभाव धनात्मक होता है और जो गिफिन वस्तु होती हैं या इंफीरियर गुड्स होती हैं उनका ऋणात्मक होता है। ये प्राइस इफेक्ट जो दिखा रखा है, थोड़ा सा मांग वक्र किस प्रकार का बनेगा उसको हम देख लेते हैं। जो नॉर्मल गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करें तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। वैसे तो नेगेटिव होता है, विपरीत अंतर होता है, लेकिन पॉजिटिव का सेंस यहाँ पर यह है केवल कि यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण उसकी मांग मात्रा में वृद्धि होती है। हमेशा यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग मात्रा में या उसकी क्रय मात्रा में वृद्धि होती है। तीनों प्रकार की वस्तु नॉर्मल गुड्स के लिए भी वृद्धि होती है, इंफीरियर गुड्स के लिए भी होती है और गिफिन गुड्स के लिए होती है। लेकिन इनकम इफेक्ट्स यदि हम बात करें तो नॉर्मल गुड्स में यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वस्तुओं की क्रय मात्रा में वृद्धि होती है। लेकिन इंफीरियर गुड्स के बारे में यदि बात करें हम, जब आय में वृद्धि होती है तो क्रय मात्रा कम होती है। लेकिन इंफीरियर गुड्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उनके इनकम इफेक्ट की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, जिसके कारण कीमत में कमी से वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, जिसके कारण मांग वक्र का स्लोप डाउनवर्ड होता है। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की तुलना में यह आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण कुल जो प्रभाव है प्राइस का वो नेगेटिव हो जाता है, अर्थात कीमत कम होने पर वस्तु की मात्रा क्रय मात्रा कम हो जाती है और कीमत के बढ़ने पर वस्तु की क्रय मात्रा अधिक हो जाती है। इसे ही गिफिन प्रोडक्ट पैराडॉक्स बोलते हैं, गिफिन विरोधाभास बोलते हैं, और जिसको कि मार्शल अध्ययन नहीं कर पाए थे, मार्शल नहीं बता पाए थे कि मांग वक्र का स्लोप डाउनवर्ड न होकर अपवर्ड क्यों होता है। ये डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम PCC, कीमत उपभोग वक्र से किस प्रकार से हम मांग वक्र का निरूपण कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं जो जो किसी वस्तु की कीमत कम होती जाती है, प्राइस लाइन शिफ्ट होकर A, B1, B2, B3, B4 होती जाती है और इंडिफरेंस कारों के A, B, C, D बिंदुओं पर सामने हैं, जहां पर इंडिफरेंस कारों IC1, IC2, IC3, IC4 प्राइस लाइन को स्पर्श करते हैं। यदि हम A, B, C, D बिंदुओं को मिला दें तो हमें ये PCC प्राप्त होता है, जैसा कि हम अभी पूर्व स्लाइड में अध्ययन कर चुके हैं। ये नीचे को गिरता जाता है, अर्थात इसमें X वस्तु की मात्रा जो है वो वृद्धि हो रही है, Y वस्तु की मात्रा में कमी हो रही है। इसी के बिल्कुल नीचे यदि हम कीमत घटती हुई कीमत के सापेक्ष में वस्तु की मांग मात्रा तो एक रेखा चित्र पर प्लॉट कर लें तो हम देखते हैं कि जब उपभोक्ता प्राइस लाइन B1 का सामना करता है तो दी हुई कीमतों पर वह OQ मात्रा कीमत घटती है, OQ2 मात्रा कीमत और घटती है, C कॉम्बिनेशन पर संतुलन होता है, OQ3 मात्रा और कीमत और कम होने पर जब प्राइस लाइन B4 हो जाती है, नया साम्य PCC का D बिंदु पर होता है, मात्रा OQ4 हो जाती है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रेफरेंस में हम ये A, B, C, D बिंदु प्लॉट होते हैं। इनको यदि हम मिला लें तो हमें डाउनवर्ड बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ
एक मांग वक्र प्राप्त होता है जो हमें बताता है कि कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। मांग के नियम के अनुसार वो हमको मांग वक्र का निरूपण बताता है। ये समिंग अप है कि डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोडक्शन में, एक्सचेंज में, पब्लिक फाइनेंस में, इंटरनेशनल ट्रेड में इन डिफरेंस कारों का बहुत महत्व है। ये अभी जो हम डिमांड कर्व बना रहे थे उसी का निरूपण है। ये नॉर्मल गुड्स के संदर्भ में है, ये इन्फीरियर गुड्स के संदर्भ में है। इन्फीरियर गुड्स में भी डिमांड कर्व इसी प्रकार का आता है। ये dx नीचे को गिरता हुआ आता है, जबकि इसका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अर्थात आय कम होने पर मांग मात्रा कम होती है, लेकिन क्योंकि इसका प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक स्ट्रॉन्ग होता है जिसके कारण मांग वक्र डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये विभिन्न वस्तुओं का डिमांड कर्व है, ये भी पीसीसी से बनाया गया था, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि जो इनकम इफेक्ट है वो अधिक शक्तिशाली होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की तुलना में। इसके कारण हमें डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप का बाएं से दाएं ऊपर को उठता होता है। इसे हम गिफिन पैराडॉक्स कहते हैं। इसमें वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की मांग मात्रा कम हो जाती है। तो ये तीनों वस्तुओं के डिमांड कर्व भी हम इससे कर सकते हैं। आपके स्टूडेंट्स, यदि कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, कभी भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है कि हम रूबरू सामने बैठकर क्लास में अध्ययन कर सकें। आवश्यकता पड़ी तो यही चैप्टर हम दोबारा पढ़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो मुझे फ़ोन अवश्य कीजिएगा। कुछ भी पूछना हो व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखिएगा अपना, सोशल डिस्टेंस को बनाए रखिएगा। ओके, थैंक यू।